गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रखे होंगे। संडे को मैं नहीं आया क्योंकि सैटरडे को बहुत रात तक जो है वो हम लोग एक पार्टी में भी गए थे और एक हमने फंक्शन अटेंड किया था। मैंने लाइव भी किया था। ऐसा मत बोलो कि संडे को मैं आया नहीं था। संडे के दिन मैंने जो है वो आपने देखा होगा, मैंने रात के समय जो है वो लाइव स्ट्रीम भी किया था। मैंने फिर एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था मैंने कि मैं कहाँ गया हूँ। मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ आपको नहीं भूलता हूँ। जहाँ कहीं भी जाता हूँ आपको नहीं भूलता हूँ, आपको शामिल करता हूँ इस इवेंट में, भले ही 5 मिनट के लिए सही। क्योंकि कई जगह पे क्या होता है, जहाँ पे इस तरह के फंक्शन चल रहे होते हैं ना, वहाँ पे कई बार परमिशन भी नहीं होती कि आप लंबा लाइव वीडियो कर सकें, क्योंकि उनका तो यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट, वही फंक्शन है, वही कॉन्सर्ट है, वो खुद भी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं हालांकि। तो ये क्या होता है, इस तरह के फंक्शन के ट्रांसमिशन के राइट्स होते हैं। तो आप एक सर्टेन ड्यूरेशन में कि भाई आप 2-5 मिनट तो शेयर कर सकते हैं, उसके ऊपर करेंगे तो फिर शायद से वो लीगल एक्शन ले सकते हैं। इसलिए पूरा फंक्शन आपको नहीं दिखा सकते हैं और बड़ा ऑकवर्ड लगता है जब आप आगे की पंक्तियों में बैठे हो और आप लगातार लाइव कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा जो है वो बाकी लोगों को हो सकता है अनकंफर्ट लगता हो। इसलिए मैं कई छोटा ही ये शेयर करता हूँ वीडियो। तो मैंने अभी हाल ही में सैटरडे के दिन जो है वो बॉम्बे के अंदर एक कॉन्सर्ट हुआ था और वो कॉन्सर्ट जो है वो बेसिकली आशा भोसले जी खुद जो है वो उसमें परफॉर्म कर रही थी और वो आशा 890 करके था मुंबई में। ठीक है, मतलब सोचिए, मैं इस बात को लेके बहुत आश्चर्य में था और मेरे दिमाग में ये बात थी कि आशा 890 शायद उनको सेलिब्रेट करने के लिए कि आशा भोसले बहुत अच्छी गायिका है, तो बाकी लोग गाएंगे वहाँ पे उनके नाम पर, उनके गाने गाएंगे। मेरे दिमाग में ये परसेप्शन था कि उनके गाने लोग गाएंगे, वो आएंगी 5-10 मिनट के लिए, व्हील चेयर पर आएंगी। जो मेरे दिमाग में इमेज था कि व्हील चेयर पर आएंगी, वो हेलो हाय करेंगी, फिर बाकी लोग गाने गाएंगे, कुछ कुछ अपने ओपिनियन देंगे उस पर। वो ऐसा शायद कोई कॉन्सर्ट होगा, ये मैं सोच के वहाँ गया था। तो जब वहां पहुंचा मैं, तो मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। मतलब आप सोचो कि आदमी की जो विल पावर होती है ना, इंसान जो है उसकी जो इच्छा शक्ति होती है, जो जुनून होता है, पैशन होता है, उससे क्या नहीं करवा सकता है। मैं देखा 90 ईयर की आशा भोसले जी लास्ट ईयर हुई थी, इस साल वो 91 ईयर की है। ऑलमोस्ट सितंबर में उनका बर्थडे आता शायद से, तो 91 ईयर की हो जाएंगी मुझे जहां तक ध्यान है। ठीक है, तो 91, सोचिए आप, 90 साल से ऊपर की एक महिला बगैर व्हील चेयर के आती हैं, वहां पर खड़ी होती हैं, वो एक चेयर को पकड़ के सपोर्ट लेके खड़ी होती हैं वो, और क्या गाना गाती हैं। मतलब ना पहले ना भूतो ना भविष्य टाइप की बात है, ना पहले कभी कोई हुआ है ना बाद में कोई होगा। 91 ईयर की उस पूरे क्राउड में इतनी भीड़ थी, कम से कम 10,000 लोग होंगे वहां पे। ठीक है, बहुत बड़ा सा है जियो गार्डन। उसमें इतनी भीड़ में जो है वो कोई भी व्यक्ति शायद से उनसे अधिक उम्र का नहीं होगा। यहाँ पे सबसे अधिक उम्र की वही थी, 91 ईयर। 91 ईयर में आप कभी देखना गांव में जाके, जो क्योंकि शहरों में तो आपको इतनी उम्र के लोग ही नहीं मिलेंगे, पॉल्यूशन इतना है, लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाते। लेकिन यदि गांव के अंदर जाके या जहाँ पे अच्छी हेल्थ केयर है वहाँ जाके देखोगे, तो 90 साल का आदमी तो बहुत सारी चीज़ें भूल चुका होता है। वो अपने बच्चों को पहचान ले, यही बड़ी एक रिकॉग्निशन है कि भाई पहचान लिया कि हाँ ये मेरा बेटा है। और फिर चलने फिरने की बहुत असमर्थता होती है, मतलब व्यक्ति जो है वो असहाय हो जाता है। इनका 91 ईयर की उम्र में व्यक्ति बच्चों जैसा असहाय हो जाता है। से 1 साल का बच्चा होता है ना, अपने दम पे कुछ नहीं कर सकता है, वैसा हो जाता है। लेकिन जब मैंने आशा भोसले जी को देखा तो मैं तो जो है वो दंग रह गया कि 91 ईयर की एज में, 90 साल से ऊपर की उम्र में कोई व्यक्ति गाने गा रहा है, अपने लाइफ के किस्से बतला रहा है कि क्या हुआ, हम लोग कैसे कैसे संघर्ष करके आगे आए। लता दीदी के बारे में बताया उन्होंने, अपने बाकी परिवार के बारे में, अपने पिताजी के बारे में बतलाया उन्होंने, आर.डी. बर्मन के किस्से बताए उन्होंने, किशोर कुमार के किस्से बतलाए उन्होंने, गाना गाया उन्होंने, डांस भी किया उन्होंने, थोड़ा जो थोड़ा बहुत मूवमेंट कर सकते हैं। मतलब आप सोचिए कि पूरे मेंटल अलर्ट कंडीशन में, फिजिकली फिट एकदम। तो उनसे पूछे, उनसे जो वहाँ पे जो होते हैं ना एंकर होते हैं, उसने पूछा कि आपके इतनी उम्र में भी इतनी एनर्जी का राज क्या है। उनका आंसर क्या था पता है? मेरा पैशन, मेरा गाना गाने का पैशन। जिस दिन ये आवाज़ नहीं रहेगी, जिस दिन मैं गा नहीं पाऊंगी, उस दिन मैं खत्म हो जाऊंगी। जब तक मैं गा रही हूँ तब तक मैं जीवित हूँ, और जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं गाती रहूंगी। तो मुद्दा यह है कि आदमी यदि ठान ले तो उम्र सिर्फ एक नंबर रह जाता है। मैं आज बोलूंगा आशा भोसले जी के लिए उम्र सिर्फ एक नंबर है, कुछ नहीं है। और उनकी आवाज की जो खनक है, जो आज भी उनकी आवाज है ना, वो समझ लो कि 20-25 साल की जो गायिका है ना, उनके लेवल पे है, उनसे बेहतर ही है बल्कि।
जो एनर्जी लेवल है, जो उनका सब कुछ, मतलब मैं तो दंग रह गया देख के। मतलब मुझे कोई बोले तो मैं बोलूँगा कि ये बहुत बड़ा, क्योंकि मैंने बहुत पेशेंट देखे हुए हैं। मैंने देखा है 70-72 साल के लोग जो है ना वो एकदम जर्जर कंडीशन में पहुंच जाते हैं, है ना, कि तो अब तो अंतिम समय है, अब तो हम राह देख रहे हैं, अब तो ऐसा होगा वैसा होगा। नहीं, उनने तो कंगा तो बोला है कि मेरी तो उम्मीद है, मैं जो है वो लोग उन्होंने कहा कि मैं तो जब तक हूँ तब तक गाती रहूंगी मैं। सोचिए वो दुबई में शो करती हर साल वो ऐसे कई शो करती हैं, अलग अलग कंट्री में करती है। दुबई में किया उन्होंने इसके पहले, फिर उन्होंने कहीं यूरोप में कहीं किया, अभी इंडिया में मुंबई के अंदर किया, और भीड़ होती है, जबरदस्त भीड़ होती है, क्योंकि आशा भोसले जी कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। इस पूरी मतलब इस उस किस्से से मुझे एक बात बिल्कुल समझ में आई कि यार, क्योंकि मतलब मुझे खुद को बहुत मोटिवेशन मिला। मुझे लगता था कि यार, जैसे कभी हम लोग बात करते थे कि चलो ठीक है पढ़ा रहे, कब तक पढ़ाएंगे, लेकिन कब तक ऐसा करेंगे, कब तक मेडिकल प्रैक्टिस, चलो ठीक है आप लंबी उम्र तक भी कर सकते हो, जब तक आप बैठ सकते हो टेबल पे आके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन पढ़ाने में बहुत एनर्जी लगती है। तो मुझे देख के लगा कि यार ये गाना गाने वालों से तो कम एनर्जी लगती है, ये लोग तो बिल्कुल, आप सोचो म्यूजिक के साथ में पूरा कुछ करके खड़े होकर पब्लिक के सामने इतना सारा करना पड़ता है, कोई मजाक थोड़ी ना है। कभी आप पब्लिक को एड्रेस करके देखिए, आपको लगेगा कि यार तब एक अलग लेवल का एनर्जी चाहिए होता है वहाँ पे। तो मुझे तो लगा कि ये तो देखो, मैं तो इनके सामने तो मतलब हम सब लोग, मतलब हमको तो बहुत संघर्ष बहुत कम करना बाकी है। मान गया मैं कि और सोचिए उनके बर्थडे पे उनको प्रधानमंत्री ने विश भी किया, सब कुछ लेटर भी दिखाया उन्होंने, वो बताया उन्होंने कई किस्से अपने, ठीक है। मतलब ये मेरा मानना ये है कि यदि आदमी के अंदर जुनून है, जज्बा है ना, तो कुछ भी कर जाता है। अब बताओ, अब मैं आपसे बोलूं कि भैया नीट के एग्जाम के लिए पढ़ लो, जुनून तो भैया यदि तुम में जुनून होगा ना, पैशन होगा ना, तो तुम दिन रात एक कर दोगे, तुमको कोई बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे सबसे बड़ा मोटिवेशन तो ये कि तुम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो अगले साल। तुम चाहते हो अपने आप को कि व्हाइट कोट पहन के, एप्रॉन पहन के जो है वो तुम अपना गले में स्टेथोस्कोप लेके तुम अस्पताल में जाओ, अपना काम करो, पेशेंट को देखो, तुम बड़े डॉक्टर बनो, तो जाहिर सी बात है तुमको अपने आप मोटिवेशन आएगा। आंखें बंद करो, अपने आप को इमेजिन करो, मोटिवेशन क्यों नहीं आएगा, पक्का मोटिवेशन आएगा। लेकिन तुमको यदि रोज रोज बाहर के धक्के की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब ये कि तुम्हारी विल पावर अंदर से कमजोर है। इसका मतलब ये कि तुम जो चाहते हो उसको सिर्फ कहने पे चाहते हो, तुम मन से नहीं चाहते हो। जिसको तुम मन से चाहोगे ना, उसके लिए तुमको दिन रात सोचना पड़ेगा। मैं कहता हूँ कि मैं बायोमेंटर्स को मन से चाहता हूँ, बायोमेंटर्स को मैं मन से चाहता हूँ, तो दिनों रात सोचता रहता हूँ, सोते उठते जगते हर समय में आपके बारे में, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचता रहता हूँ कि इसे कैसे कैसे इसको टॉप पर पहुँचाया जाए। मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूँ कि हम लोग जो है वो नाम के मामले में, कि जितने लोगों तक हमको पहुँचना चाहिए, जहाँ पर हमको होना चाहिए वहाँ हम पहुँच नहीं पाए। पर मैं यही मानता हूँ, ईश्वर के घर में देर हो सकती है पर अंधेर नहीं हो सकती है। यदि मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ काम कर रहा हूँ, तो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कभी भी गलत बयानी नहीं करते हैं। आएगा, हमारा भी नंबर आएगा, और हम भी जो है वो देश के नंबर 1 ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूट में से एक होंगे। नाम के मामले में, काम के मामले में तो आज भी नंबर 1 है। काम के मामले में तो मैं सीना ठोक के बोलूंगा ईमानदारी के साथ कि आज भी नंबर 1 है। नंबर ऑफ सिलेक्शंस, नंबर ऑफ जो सिलेबस का कंप्लीशन है, जो उसकी सिंसियरिटी है, उसमें नंबर 1 है। लेकिन होता नहीं कि हर आदमी तक नाम पहुंच जाए। अब हर आदमी तक नाम पहुंचने का तरीका यह है कि आप लाखों करोड़ों खर्च करो विज्ञापनों में, आप रेलवे के ऊपर पुतवा दो पूरा, आप जगह जगह होर्डिंग लगवा दो, आप ठीक है अखबारों में छपना शुरू कर दो, आप ठीक है ना, पेड इन्फ्लुएंसर लेके जाओ अंदर की जो आपके बारे में बात करें पैसे ले लेके के, तो वो बहुत तरीके हो सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो वो तरीका सबसे अच्छा है जहाँ पे समाज में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता हो। जैसे कि बायोमेंटर्स जो है वो उन बच्चों का, जिन बच्चों के पास में फाइनेंस नहीं है, सिलेक्ट हो गए हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर है, मेरिटोरियस बच्चे हैं, लेकिन माता पिता के पास कैपेसिटी नहीं है कि बच्चे की फीस भर पाए, वहाँ हेल्प करता है। तो मुझे लगता है कि जो परिवर्तन का जो आधार बायोमेंटर्स ने तैयार किया है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके कि हम एक स्यूडो आर्टिफिशियल मार्केट खड़ा करें। ठीक है, खैर ये सब बातें थोड़ी टेक्निकल सी हो जाती है, लेकिन आपसे चूंकि मैं सब कुछ शेयर करता हूँ, आपसे मैं ऑलमोस्ट सब कुछ शेयर करता हूँ, ठीक है। तो अब कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा सर जो ग्लेडिएटर बैच है उसमें
हमने जो है वो 10 मार्च तक हमने उसमें जो है वो रजिस्टर्ड नहीं किया है, तो क्या हमको 40% एश्योर्ड स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा? देखो बेटा, 40% एश्योर्ड स्कॉलरशिप जो था ना, वो तब तक के लिए था, 10 मार्च तक के लिए, जब आप एडमिशन रजिस्टर्ड करेंगे तो आपको 40% स्कॉलरशिप पक्का तय था, मिलेगा ही मिलेगा आपको। लेकिन 80% स्कॉलरशिप भी आपको मिल सकता है। अब जो स्कॉलरशिप मिलेगा आपको, आप रजिस्टर्ड तो अब भी कर सकते हैं आप, अब जो स्कॉलरशिप मिलेगा आपको वो टेस्ट के आधार पर मिलेगा। दैट मे बी बिटवीन 20%, 30%, 40%, 50%, कुछ भी परसेंटेज का हो सकता है, ठीक है। और जिन बच्चों ने ऑलरेडी अपने आप को रजिस्टर्ड कर चुके हैं, उनको भी स्कॉलरशिप टेस्ट देकर यदि उनको लगता है कि सर हम 40% से अधिक स्कॉलरशिप ले सकते हैं, तो आप सेंटर पर जब आप आएंगे 13 मई से 15 मई के बीच में आपके वो टेस्ट अप होंगे, तो आप टेस्ट दीजिए। यदि आपका स्कोर 40% स्कॉलरशिप से ऊपर के लेवल पे आता है, तो आपको उससे ऊपर की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। कम आता है तो आपकी 40% तो एश्योर्ड है, जो आपको मिलेगी मिलेगी उन बच्चों को जिन्होंने 10 मार्च के पहले अपने आप को रजिस्टर्ड कर लिया है, कि 40% तो तय है आपकी, ठीक है। इसके ऊपर स्कॉलरशिप के लिए आप अब टेस्ट में क्या आएगा? टेस्ट में बेटा बिल्कुल जनरल क्वेश्चन जो होते हैं ना आपके 10th, 11th और 12th के पोर्शन के, जिससे कि हम आपका IQ लेवल चेक कर सके, आपका अंडरस्टैंडिंग चेक कर सके, वो आएगा स्कॉलरशिप टेस्ट के। उसके पहले से फिक्स पैरामीटर होंगे कि कितने नंबर पे कितना स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। वो टेस्ट सामने होगा, क्लासरूम में टेस्ट आपका होगा, ठीक है। तो जिन बच्चों को एश्योर्ड स्कॉलरशिप मिली है वो और ऊपर इसकी स्कॉलरशिप को भी अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल ऑनेस्ट काम है ये। और जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, तो मैं क्लियर कर दूं आपको बेटा, अभी सेंटर में सिर्फ जो है वो 30-40 सीटें बची हैं। और क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो, मतलब 30-40 भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ सर, के जो है जिनको रजिस्टर करना है वो रजिस्टर कर लें, अभी भी बेटा वक्त है अभी भी। और आप अब जब आप सेंटर पे आकर टेस्ट देंगे ना, तो उसके आधार पे आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। दैट मे बी फ्रॉम 20% टू दी 80%, कोई भी लेवल उसका हो सकता है, ठीक है। बिल्कुल जेन्युइन काम है, जेन्युइन चीज़ है वो, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे अगला बैच, मैं कह दूं कि पहले ग्लेटर बैच 1 शुरू होगा आपका, और उसके बाद नीट का रिजल्ट आने के बाद ग्लेटर बैच 2 शुरू होगा। लेकिन 2 का फॉर्मेट फर्स्ट से अलग होगा। 2 का फर्स्ट में सारे टीचर, मतलब फर्स्ट का फॉर्मेट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल क्लास के साथ, 2 का फॉर्मेट थोड़ा सा जो है वो डिजिटल फॉर्मेट में डिफरेंट होगा। अभी मैं कुछ कहना बहुत मेरे लिए मुश्किल है, मैं अभी कुछ बोल नहीं सकता उसके बारे में कि 2 में हम क्या करेंगे, क्लास में लेंगे, क्योंकि हम लोगों को ऑनलाइन के बैचेस भी पूरे मैनेज करने हैं। तो इसलिए अभी फिलहाल में हमारे पास जो स्ट्रेंथ है, जो मेन फैकल्टी है, वो पहले बैच को तो इफेक्टिवली लेंगे, ठीक है। उसके बाद अपना ऑनलाइन वाला काम पूरा देखेंगे, क्योंकि टारगेट बैच हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बैच है। और बायोमेंट्रिक्स का सबसे बड़ा रिजल्ट जो आता है वो टारगेट बैच से आता है, फोकस बैच से आता है। टारगेट बैच जो है वो 1 जून को शुरू होगा, 15 मई से उसके एडमिशन शुरू हो जाते हैं। और टारगेट बैच ऐसा बैच है जिससे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। और सबसे सिंसियर, सबसे ऑनेस्टली सिलेबस कवर करने वाला बैच है, ठीक है। और ये 1 जून को शुरू होते होते उसको कई साल हो गए, 18, 19, 20, 21, 22, 23 के हर साल वो 1 जून को शुरू हुआ। और हजारों बच्चे टारगेट बैच का इंतजार करते हैं। जिन बच्चों ने अफोर्ड कर सकते, मैं फिर बात करता हूँ, यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं ऑफलाइन क्लास को आके, और भोपाल में मैंने देखा कि हॉस्टल्स के लिए अभी आप लोगों को सबके जो है वो जितने बच्चे एनरोल किए उन सबसे हमारी टीम बात करेगी, मैं बात करूंगा, उन बच्चों से 1-to-1 बात होगी, ताकि आपके लिए हॉस्टल फैसिलिटी भोपाल में अरेंज हो सके, ठीक है। हॉस्टल फैसिलिटी अलग से पेड होगी बेटा, और चार्ज बिल्कुल नॉमिनल चार्ज उसके जो होते हैं वो जो चल रहे हैं उतने होंगे, थोड़े से कम ही होंगे बल्कि उससे। और तो पॉइंट ये है कि बायोमेट्रिक्स में यदि आप आते हैं बेटा, ऑफलाइन पढ़ने के लिए आते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो जो भी इस पैसे से जो भी वैल्यू, देखो एक तो बेटा कॉस्ट निकालनी पड़ती है, कॉस्ट के अलावा जो भी प्रॉफिटेबिलिटी होगी वो सब बच्चों की स्कॉलरशिप में री इन्वेस्ट होगी। इसलिए हमको बैच शुरू करना पड़ा, क्योंकि अभी हम लोगों के पास उतना ऑनलाइन में क्या है, खर्चे इतने ज़्यादा है, और सर्वर का इसका उसका, कि मार्जिन कम बचता है। तो इसलिए थोड़ा सा मार्जिन बढ़ाने के लिए कि अपने एफर्ट से हम और क्या बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए हम काम कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना। चैरिटी विद डिग्निटी इज माय मोटो, के मतलब मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं परेशान रहूँ कि अभी भी हम लोग को जो है वो बहुत पैसा लग रहा है सेंटर के उसमें, मतलब बिल्कुल फाइनल स्टेज में सब कुछ है, अभी एयर कंडीशनर भी लग गए हैं, सब लग गया है, मतलब सेंटर स्टेट ऑफ द आर्ट होगा। आपको लगेगा कि आप देश के सबसे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन, अच्छे सेंटर के अंदर आप बैठे हैं, फुली एयर कंडीशनड, एवरीथिंग इज परफेक्ट, ठीक है, ठीक है। तो कोशिश तो पूरी कर रहे हैं बेटा हम कि आपको हम बेहतर अनुभव दे पाए। मैं लास्ट में वही बोलूंगा कि आशा भोसले जी को देखने के बाद मुझे लगा कि जुनून में, जिंदगी में याद रखो, हीमोग्लोबिन कम ज्यादा हो जाए चलेगा, पर जुनून में कमी नहीं आना चाहिए। जुनून जो है ना वो आपको जिंदा रखता है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।